सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे बच्चे। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे बच्चे, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में हम लोग 3 कंपोनेंट देखे थे। सबसे पहले कंपोनेंट की बात कर लेता हूं बच्चे। तो सबसे पहले कंपोनेंट में हम लोग को देखने को मिला था क्या, सेल इन्वेलप बोल लीजिए, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप की बात कर ले सकते हैं बच्चे, या इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं बच्चे क्या, सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्री। ठीक है, सेल बाउंड्री। इसमें 3 कंपोनेंट आ गया था बच्चे। सेल इन्वेलप में 3 कंपोनेंट था, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। दूसरे कंपोनेंट की मैं बात किया था तो आपसे क्या बताया था बच्चे, साइटोप्लाज्म आ जाता है। क्या बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म। और तीसरे कंपोनेंट की मैं बात करूं बच्चे तो आप क्या बोल लीजिएगा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, या इसी का दूसरा नाम क्या बोल लीजिएगा, जीनोफोर, जीनोफोर। और इसी का तीसरा नाम क्या बोल लीजिएगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। कई सारे नाम हैं इसके बच्चे, है ना। अब ये तो हो गया क्या, सेल इन्वेलप की बात, है ना। सेल इन्वेलप, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। सेल इन्वेलप में 3 कंपोनेंट आ रहा था। सबसे पहले कंपोनेंट की बात किए तो कौन आया, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड था। अगर थिक था, है ना, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक था तो आप क्या नाम दे रहे थे बच्चे, ग्लाइकोकैलिक्स थिक था और यहां पे थिन था, है ना। अगर थिक था तो नाम दे रहे थे आप कैप्सूल, और थिन था तो आप क्या नाम दे रहे थे, स्लाइम लेयर नाम दे रहे थे, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर नाम दे रहे थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, अगले पॉइंट पे चलते बच्चे। अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सेल वॉल। उसके अगले पॉइंट में कौन आ जाएगा बच्चे, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों किसका पार्ट हो गया, ये तीनों पार्ट हो गया बच्चे आपका सेल इन्वेलप का। नेक्स्ट पॉइंट में चले बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिएगा तो पूछा जाएगा आपसे, सेल इन्वेलप किसका बना हुआ है, सेल इन्वेलप में कौन सा पार्ट किसका बना हुआ है। तो मैं तीनों पॉइंट के बारे में बच्चे इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कौन सा कंपोनेंट किसका बना हुआ है। ठीक है, अगले कंपोनेंट पे आज जो मुझे डिस्कस करना था वो था बच्चे साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियस को छोड़ के, क्या बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के सबसे पहले पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, मेसोसोम देखने को मिल रहा है। ये जो सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड हो गया, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनवेजिनेट हो गया, और यही किसका फॉर्मेशन किया, यही फॉर्मेशन किया बच्चे मेसोसोम का। मेसोसोम के अलावा और क्या यहां देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। एक एक चल के डिस्कस करते बच्चे। सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग मेसोसोम से। अगर हम मेसोसोम की बात करते हैं तो मेसोसोम के बारे में बताइएगा क्या, मेसोसोम ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोइड्स। अगर मेसोसोम के दूसरे नाम की बात कर ले बच्चे तो इसका नाम क्या देते हैं, कॉन्ड्रोइड्स। मेसोसोम एक्चुअली में था क्या, मेसोसोम इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन। ये मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन अंदर की ओर एक्सटेंड कर गया, या बोल सकते हैं इनफोल्ड कर गया, या बोल सकते हैं इनवेजिनेट कर गया। सो मेसोसोम इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग और इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी ओर, अंदर साइटोप्लाज्म की ओर इनवेजिनेट कर गया, इनफोल्ड कर गया। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मेसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। These extension are these extension are in the form of, किसके किसके फॉर्म में रहेगा। अगर राउंड शेप देखने को मिल रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, वेसाइकल्स। ट्यूबुलर शेप देखने को मिल रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, ट्यूब्यूल्स। कैपिलरी लाइक देखने को मिल रहा है, क्या बोल लीजिएगा, ट्यूब्यूल्स। और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस तो है लेकिन फ्लैटेंड है, क्या बोल लीजिएगा, लैमेले बोल लीजिएगा। अब मेसोसोम की बात करते हैं बच्चे, तो मेसोसोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस टर्म की यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर एनालोगस बोल रहे हैं तो आप क्या बताइएगा, सर ऑरिजिन तो डिफरेंट रहा होगा, फंक्शन क्या रहा होगा, सेम। सो ऑरिजिन
ऑरिजिन बोल लीजिएगा बच्चे डिफरेंट, ऑरिजिन डिफरेंट है ना। और फंक्शन क्या बोल लीजिएगा, फंक्शन बोलिएगा सेम है, फंक्शन सेम है। फंक्शन कैसा हो गया, सेम। कहने का मतलब जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होगा वही काम मेसोसोम भी कर रहा होगा, और दोनों का ऑरिजिन क्या है, डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाट एनालोगस। एक टर्म और आता है बच्चे, और अगला टर्म आता है होमोलोगस। होमोलोगस कहने का मतलब, होमोलोगस कहने का मतलब होता है बच्चे, अगर ऑरिजिन की बात किए तो ऑरिजिन तो सेम है, ऑरिजिन क्या है, सेम है, और यहां पे फंक्शन क्या है, डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट। ऑरिजिन क्या हो गया, सेम, फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट। जैसे लाइक एज योर ब्रदर, दोनों का ऑरिजिन क्या है, सेम, लेकिन दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं, तो यू बोथ आर होमोलोगस। एक कंपनी में करने वाले लोग सब एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, फंक्शन सबका लगभग क्या है, सिमिलर, लेकिन ऑरिजिन सबका क्या है, डिफरेंट। क्या बोल लीजिएगा सर, ये तो एनालोगस का एग्जांपल हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना बच्चे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। बात समझ में आ रही है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो मेसोसोम में भी तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीडेटिव एंजाइम आर फाउंड इन मेसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट में चलते बच्चे, अगला है फंक्शन ऑफ मेसोसोम। मैं आपको बताया कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होगा वही काम किसका हो जाएगा, मेसोसोम का। सो व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ मेसोसोम, दे हेल्प इन सेल रिस्पिरेशन। सबसे पहला काम मेसोसोम का क्या होगा, सेल रिस्पिरेशन। देन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, ये आप देखिएगा यहां पे सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है बच्चे, पहले सरफेस एरिया इतना ही प्रेजेंट था, अब ये सरफेस एरिया बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए सरफेस एरिया क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ताकि ज्यादा एक्शन कर सके। मान लीजिए ये इतना छोटा सा सरफेस एरिया एंजाइम के एक्शन के लिए, और इतना बड़ा सरफेस एरिया है, तो किसमें ज्यादा काम हो पाएगा, इसमें ज्यादा काम हो पाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। आपको मैं बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, अपना एंजाइम्स है, और आधे सूधे प्रोटीन का अपना सिंथेसिस कर लेता है। और इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोल देते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपना डीएनए था, और इस डीएनए का नाम क्या देते हैं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके पास कैपेसिटी है खुद से रेप्लिकेट करने की। सो सुनिएगा, अब यहां पे भी अपना डीएनए, यहां पे अपना डीएनए होगा, नहीं सर यहां पे अपना डीएनए नहीं होता है, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल ऑफ द ड्यूरिंग द डिवीजन। ये डीएनए का रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और वहां पे भी तो हेल्प ही तो कर रहा था बच्चे, और इस तरह करके सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था, यहां पे भी सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। अगला, इट हेल्प इन द सेल वॉल मटेरियल सेक्रेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल जिस कंपोनेंट का बना होगा, सर किस कंपोनेंट का बना, अरे भाई पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा। सर फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होगा, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन का बना होगा, एनिमल का सेल वॉल होता ही नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। तो इस तरह करके ये सेल डिवीजन में भी हेल्प किया। अगले पॉइंट पे चलते बच्चे, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स पे आते हैं। सो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम वैक्यूल्स की यहां पे बात करते हैं बच्चे, वैक्यूल्स है ना, वैक्यूल्स की बात कीजिएगा तो वैक्यूल्स क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है। क्या बोलते हैं यहां पे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है।
जबकि आप स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की बात कीजिएगा तो कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। सो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये वैक्यूल्स का काम क्या था, स्टोरेज काम था। इसका भी काम क्या है, स्टोरेज ही काम है। लेकिन वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड था, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर रहा है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट पॉइंट में चलेगा, नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कोई मेम्ब्रेन सिस्टम से बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए तो इसका अलग सा नाम दिया जा रहा है, वरना हम भी इसको क्या बोल रहे होते हैं, वैक्यूल्स ही बोल रहे थे। अगला, कौन कौन सा स्टोरेज ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है, तो सबसे पहला स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, और दूसरा कौन सा है, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स। अगर ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे बच्चे, तो ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स क्या स्टोर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। नाम ही है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। ग्लाइकोजेन कहां पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है, तो मसल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, मसल सेल में ग्लाइकोजेन स्टोरेज की तरह काम करता है, और प्लांट सेल में स्टोरेज की तरह काम कौन करता है, स्टार्च काम करता है। आगे चलते बच्चे, सो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे थे। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स का दूसरा नाम क्या दिया जाता है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स नाम दिया जाता है। एक्चुअली में ये स्टोर किसको करता है, फॉस्फेट को स्टोर करता है। सो द वोलेटिन ग्रेन्यूल्स आर फॉस्फेट पॉलीमर्स एंड फंक्शन एज स्टोरेज रिजर्वायर फॉर द फॉस्फेट। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में किसको स्टोर कर रहा था, तो ये फॉस्फेट को स्टोर कर रहा था बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे, अगली बात पे आ जाते हैं बच्चे, थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल की बात कीजिएगा तो यहां पे क्या, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या बच्चे, ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या बताइएगा, वैसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड बोल लीजिएगा। मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस को आप क्या बोल लीजिएगा, है ना, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस को आप बोल लीजिएगा ट्रू न्यूक्लियस। तो अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोइड जिनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस फाइब्रिलर न्यूक्लियस, तो क्या नाम दीजिएगा, सर ये तो फॉल्स न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन यहां पे एब्सेंट होता है, नॉट बॉन्डेड बाई मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। अब इसके अंदर चलते हैं, तो इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर देखने को क्या मिलेगा बच्चे, इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। और ये डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और कैसा होगा, नेकेड होगा। सर और भी कोई डीएनए होता है क्या, जी हाँ बच्चे, डीएनए सर्कुलर हो सकता है या लीनियर हो सकता है। मान लीजिए ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल रहा है, सर्कुलर। और ये वाला डीएनए की बात कर लीजिएगा तो ये डीएनए कैसा देखने को मिल रहा है, लीनियर फॉर्म है डीएनए का। तो डबल स्ट्रैंड देख रहे हैं, कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड, इसलिए क्या बोले डबल स्ट्रैंडेड। ये वाला सर्कुलर पार्ट हो गया। नेकेड क्यों बोल रहे हैं बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए में एब्सेंट है। यहां पे क्या बोले, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसकी वजह से इसको क्या नाम देते हैं, नेकेड डीएनए नाम दे देते हैं, है ना। अच्छा आगे चलिएगा बच्चे, अब इस डीएनए का और दूसरा नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। अब बैक्टीरियल सेल की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो ये न्यूक्लियोइड मेन डीएनए है। इसके अलावा भी डीएनए देखने को मिल रहा है। इस डीएनए का नाम क्या देते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। और प्लाज्मिड डीएनए की बात कर लीजिएगा बच्चे, तो इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नाम दे सकते हैं। तो स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये डीएनए भी कैसा होगा, ये डीएनए स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा, और कैसा होगा, स्मॉल सर्कुलर, और नेकेड ही होगा बच्चे। सिंगल स्टैंडर्ड या डबल, सर अभी भी डबल स्टैंडर्ड होगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए की बात कर रहे थे, तो प्लाज्मिड डीएनए की बात कीजिएगा बच्चे, प्लाज्मिड की बात कीजिएगा तो प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली।
प्लाज्मिड के पास स्पेशल कैपेसिटी है रेप्लिकेट करने के लिए, बिना मेन डीएनए के हेल्प से भी ये खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है। प्लाज्मिड आर ऑफ मेनी टाइप, प्लाज्मिड कई तरह के हैं बच्चे, है ना, मेनी टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और फिनोटिपिक कैरेक्टर। फंक्शन और फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पे प्लाज्मिड को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला बच्चे एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एफ प्लाज्मिड देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो बोल देते हैं एफ प्लस, और एफ प्लाज्मिड अब्सेंट है तो बोल देते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया, है ना। सो एफ प्लस सेल क्या हो जाता है, कैरिंग एफ प्लाज्मिड एक्ट एज डोनर। डोनर करने का मतलब आप क्या बोल लीजिएगा, मेल की तरह काम कर रहा है। और एफ माइनस सेल जहां पे लैक है कौन सा, एफ प्लाज्मिड, एक्ट एज रेसिपिएंट, और इसको क्या बोल लीजिएगा, फीमेल की तरह बोल सकते हैं। आरएच फैक्टर की बात करते हैं बच्चे, सॉरी आरएच फैक्टर नहीं बच्चे, आर फैक्टर की बात करते हैं। आर फैक्टर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया में किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या किसी केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, आर फैक्टर। तो आर फैक्टर के बारे में बच्चे खूब सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, व्हेन एफ प्लाज्मिड अटैच विद द मेन डीएनए, एफ प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के साथ एक्ट हो गया तो इसका रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, है ना, इसी को नाम दे देंगे HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। और इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चे, एपिसोम भी नाम देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं, एपिसोम भी नाम देते हैं। तो ये आपको मेन डीएनए दिख रहा है और ये आपको एफ प्लाज्मिड दिख रहा है ना। अब देखिएगा मेन डीएनए से एफ प्लाज्मिड आके मिल गया तो इस पूरे पार्ट को क्या नाम दे देंगे, एपिसोम नाम दे देंगे, HFR दे देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोल देंगे। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पार्ट पे चलते हैं। सो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये स्टेनिंग टेक्निक किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। पहले बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट से, और देन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हैं, और देन अल्कोहल से या एसीटोन से हम लोग वॉश ऑफ कर देते हैं। सम बैक्टीरिया रिटेन कलर, कुछ बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है कलर को, और कुछ बैक्टीरिया कलर को रिटेन नहीं करता है ना। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे बच्चे, इसको बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव, जहां पे बैक्टीरिया रिटेन कर रहा था कलर उसको ग्राम पॉजिटिव, जहां पे रिटेन नहीं कर रहा था उसको ग्राम नेगेटिव। तो अगर बैक्टीरिया कलर रिटेन किया है तो कैसा दिखेगा, ये पिंक, ये आपको दिखेगा बच्चे पर्पल कलर दिखेगा, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन कैसा था, पर्पल था, पर्पल था। और अब काउंटर स्टेन कर देते हैं ताकि जो स्टेन नहीं रख पाया है वो भी स्टेन को दिखा सके, तो हम सेफ्रेनिन डाल देते हैं। तो अगर पिंक सिर्फ दिख रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव। पिंक या रेड दिख रहा है तो ग्राम नेगेटिव, और पर्पल दिख रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव बोल लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस की बात करते हैं। सो बैक्टीरिया रिमेन पर्पल कलर्ड विथ ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। क्या बोल लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव। बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड ऑफ विद द अल्कोहल। क्या बोल लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव। अब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं सिंगल लेयर होगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कीजिएगा तो बाई लेयर्ड होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसेकेराइड दोनों होगा। पेप्टिडोग्लाइकन और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर है तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा। और जबकि यहाँ पे बाई लेयर्ड है तो आप क्या बोल दीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा। डन, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का सिंगल लेयर था तो थिक लेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा होगा, थिन होगा, है ना, तो पॉलीसेकेराइड का लेयर थिक हो जाएगा। अगला
म्यूरिन कंटेंट यहां पे देख लेते हैं बच्चे, तो यहां पे कितना है, यहां पे आपको 70 to 80% दिखेगा, जबकि म्यूरिन कंटेंट यहां पे क्या होगा, बहुत कम होगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी और बातें बाकी है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अगर सेल वॉल की बात कीजिएगा तो यहां पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है, स्मूथ होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कीजिएगा तो कैसा दिखेगा, वेवी मैनर में दिखेगा। बेसल बॉडी में ग्राम पॉजिटिव में मैं आपको बता चुका हूं 2 ही रिंग होता है, कौन सा रिंग, एस और एम रिंग, है ना, कहां पे, फ्लैजेला में। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग, एल पी एस एम, चारों इनर और आउटर दोनों रिंग प्रेजेंट है, तो क्या बोल लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव। मेसोसोम आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मेसोसोम में यहां पे क्या होता है, बड़ा, जबकि यहां पे मेसोसोम क्या होगा, छोटा देखने को मिलेगा। फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया करने का मतलब वैसा बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया किस में आता है, ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। 2, 3, 4 बातें मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट में सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। 2 लेयर बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस पॉलीसेकेराइड, किसमें, ग्राम नेगेटिव में। अगर सिंगल लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन का तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा होगा, थिक होगा, और अगर 2 लेयर है तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा होगा, थिन होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइएगा, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करवा रहा हूं। अगर आप बात कीजिएगा 2 रिंग सिर्फ मिल रहा है, एस और एम, सम SUM बोलते हैं ना, SM रिंग मिल रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव। LPSM चारों रिंग देखने को मिल रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव। डन, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। मेसोसोम साफ साफ देखने को मिलेगा, कहां पे, ग्राम पॉजिटिव में। मेसोसोम नहीं देखने को मिलेगा, कहां पे, ग्राम नेगेटिव पे। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा किसमें, ग्राम नेगेटिव में। आगे बढ़ लेते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 3 तरह का देखने को मिलता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक, और तीसरा है सिम्बायोटिक। न्यूट्रिशन की ही बात करते हैं अगर बैक्टीरिया में, तो कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर बात कीजिएगा बैक्टीरिया की तो बहुत डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में तो एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके सरवाइव कर रहा है। आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर रहा था, मैं उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी है तो कोई पानी में जी रहा है, कोई एयर में जी रहा है, कोई किसी होस्ट सेल पे जी रहा है, कोई प्लांट पे जी रहा है, कोई एनिमल्स पे, कुछ फंगस पे, और इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा बच्चे, डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहां पे बहुत वास्ट है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम आर ऑटोट्रॉपिक। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक। कहने का मतलब दूसरे पे जिंदगी अपना काटते हैं, दूसरे से अपना फूड लेते हैं, तो क्या बोल लीजिएगा, हेटेरोट्रॉपिक। और जो अपना खाना खुद से बना ले रहा है क्या बोल लीजिएगा, ऑटोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे थे तो 2 तरह का न्यूट्रिशन यहां पे देखने को मिल रहा था, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक, और तीसरा है सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 2 तरह का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट एक्ट कर रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी से तो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या बोल लीजिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और किसी केमिकल के टूटने की वजह से इसको एनर्जी मिल रहा है और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलने के लिए, तो क्या बोल लीजिएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल। आगे की ओर बढ़िएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एनर्जी कहां से मिल रहा है, लाइट से मिल रहा है। These bacteria use light energy for the food synthesis. Photosynthetic pigment are present in cytoplasm and in these bacteria photosynthesis is non-oxygen. हो सकता है ये सारे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसा हो, ऑक्सीजनिक भी हो, नॉन ऑक्सीजनिक भी हो, है ना। तो अभी जो एग्जांपल यहां पे बताने जा रहे हैं ये बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसा हो रहा है, नॉन ऑक्सीजनिक। कहने का मतलब आप जो बोलते हैं ना
क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में, CO2 6CO2 प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं H2O, है ना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, C6H12O6 का प्लस 6 मोल O2 प्लस 6 मोल H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस के पार्ट में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोल देंगे, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और अगर O2 इवॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें एग्जांपल आ जाता है क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें एग्जांपल आता है क्लोरोबियम, और नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें आ जाता है रोडोस्पाइरिलम और रोडोसुडोमोनास। तो ये सारे एग्जांपल बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। अब वैसा बैक्टीरिया जिसको एनर्जी मिल रहा है कहां से, जिसको एनर्जी मिल रहा है केमिकल से। These bacteria oxidize some chemical compound that is inorganic or organic and release chemical energy which is used for the food synthesis। कुछ केमिकल के टूटने की वजह से एनर्जी मिला और ये एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑब्टेन देयर एनर्जी। देखिएगा NH3 को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बदल रहा है किसमें, NO2 माइनस में, और यहां से केमिकल एनर्जी मिल रहा है ना। और अगर चल लीजिएगा ये NO2 को NO3 में बदला जा रहा है तो फिर से केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इसी केमिकल एनर्जी को कौन यूज करेगा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करेगा, केमिकल के कन्वर्जन की वजह से, केमिकल के टूटने की वजह से एनर्जी मिला, उस एनर्जी को यूज करके अपना CO2 को फिक्स कर रहा है, CO2 को फिक्स कर रहा है। फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस तो कर रहा है ना फूड को, लेकिन लाइट एनर्जी का सोर्स, लाइट एनर्जी का सोर्स है, केमिकल एनर्जी का सोर्स है। अगर केमिकल एनर्जी का सोर्स है तो क्या बोल लीजिएगा, कीमोसिंथेसिस। आज के लिए बच्चे इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास में फिर आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे।